नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाना जिंदगी बचाता है, पर इसके कुछ छुपे पहलू भी हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और अक्सर जब हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं तो दिमाग में बस वही इम्यून वाली गड़बड़ आती है। मतलब ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। सही कहा, एंटीजन एंटीबॉडी वाली लड़ाई। लेकिन आज हम उन रिएक्शंस पर फोकस करेंगे जिनका इम्यून सिस्टम से मतलब सीधा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनको कहते हैं नॉन इम्यूनोलॉजिकल इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शरीर में एकदम से फ्लूइड का लोड बढ़ गया या फिर खून को रखते हुए या देते हुए कोई चूक हो गई। और यही बात इसे खास बनाती है। हम सोचते हैं खून चढ़ाना तो बस जीवन बचाता है, बिल्कुल बचाता है, लेकिन इसकी अपनी पेचीदगियां हैं जिन पर कम बात होती है। सही। तो आज हम इन्हीं नॉन इम्यून रिएक्शंस के कारण, उनके लक्षण और उनको मैनेज कैसे करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। ये जानना जरूरी है कि सिर्फ ब्लड ग्रुप मिलाना ही काफी क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा, ये नॉन इम्यूनोलॉजिकल है, मतलब शरीर का इम्यून सिस्टम सीधे तौर पर शामिल नहीं है इसमें। इनकी मुख्य वजह 3 तरह की होती है। 3 वजह? कौन कौन सी? देखिए, पहला और शायद सबसे खतरनाक है बैक्टीरियल कंटैमिनेशन। मतलब जो खून चढ़ाया जा रहा है उसी में बैक्टीरिया मौजूद हों। ओ माय गॉड। दूसरा है सर्कुलेटरी ओवरलोड, जिसे टैको भी कहते हैं। जब शरीर में खून या फ्लूइड इतनी तेजी से या इतना ज्यादा चला जाए कि दिल संभाल ना पाए। और तीसरा है फिजिकल या केमिकल हेमोलिसिस, मतलब बाहरी कारणों से लाल रक्त कोशिकाओं का टूट जाना। अच्छा, तो पहले वाले से शुरू करते हैं, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। ये तो सुनने में बहुत डरावना लग रहा है। मतलब खून में बैक्टीरिया, सेप्सिस का खतरा। बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा। ये सेप्टिक रिएक्शन या बैक्टीरियमिया बन सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन ये बैक्टीरिया खून में आएगा कहाँ से? इसके कई रास्ते हो सकते हैं, जैसा कि टेक्स्ट में बताया गया है। एक तो है फ्लेबोटमी के दौरान। फ्लेबोटमी मतलब? जब खून लेते हैं डोनर से। हाँ बिल्कुल, जब डोनर से खून लिया जा रहा हो। हाँ, अगर सुई लगाने की जगह ठीक से साफ ना हो या प्रक्रिया पूरी तरह एसेप्टिक ना हो तो स्किन के बैक्टीरिया खून में जा सकते हैं। अच्छा। दूसरा, कुछ ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्लेटलेट्स। उन्हें कमरे के तापमान पर रखना पड़ता है, तो अगर उनमें किसी तरह कंटैमिनेशन हो गया तो बैक्टीरिया पनप सकते हैं। और डोनर की तरफ से भी कोई रिस्क होता है? मतलब डोनर की स्किन से? हाँ, ये एक और जरूरी बात है। अगर डोनर की स्किन जहां सुई लगनी है वो ठीक से साफ न की गई हो तो वहां के बैक्टीरिया सुई के साथ सीधे ब्लड बैग में चले जाते हैं। लगता छोटा सा है, पर नतीजा गंभीर हो सकता है। क्या इसमें कुछ खास तरह के बैक्टीरिया हैं जो ज्यादा खतरनाक होते हैं? टेक्स्ट में ई कोलाई, सिट्रोबैक्टर, यर्सिनिया जैसे नाम थे, और ये एंडोटॉक्सिन बनाते हैं। ये एंडोटॉक्सिन क्या चीज है? एंडोटॉक्सिन वो बैक्टीरिया के मरने पर निकलने वाले जहरीले पदार्थ होते हैं। ये शरीर में बहुत तेज इन्फ्लेमेशन और शॉक पैदा कर सकते हैं। इसीलिए बैक्टीरियल कंटैमिनेशन इतना खतरनाक है। इसके लक्षण बहुत तेजी से आते हैं। लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफ्यूजन के दौरान कुछ गड़बड़ हो रही है? सबसे आम है तेज बुखार, अक्सर कंपकंपी के साथ। मरीज शॉक में जा सकता है, स्किन लाल सूखी हो सकती है, बीपी एकदम गिर सकता है। साथ में पेट में तेज दर्द, ऐंठन, दस्त, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है। बाप रे, ये तो बहुत ही सीरियस लग रहा है। और किडनी पर भी असर होता है क्या? हाँ, गंभीर मामलों में हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। मतलब टूटी हुई लाल कोशिकाओं का मलबा पेशाब में आने लगता है, रंग बदल जाता है पेशाब का। इससे किडनी फेल हो सकती है। और जैसा मैंने कहा, हाइपोटेंशन यानी बीपी का बहुत कम हो जाना, वो तो एक बड़ा खतरा है ही। तो अगर ऐसा हो जाए तो फौरन क्या करना चाहिए? जाहिर है ट्रांसफ्यूजन तो रोकना ही होगा। बिल्कुल, तुरंत। जैसे ही शक हो, ट्रांसफ्यूजन स्टॉप। फिर मरीज को फौरन आईवी एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली, ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो, और गिरे हुए बीपी को संभालने के लिए आईवी फ्लूइड्स। टाइम बहुत जरूरी है इसमें। वाकई, ये सोचना भी अजीब है कि खून जैसी चीज में बैक्टीरिया का इतना बड़ा खतरा। पूरी प्रक्रिया में सावधानी कितनी जरूरी है, ये पता चलता है। अच्छा, अब दूसरे टाइप पर आते हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड या TSEO। इसका मतलब है शरीर पर फ्लूइड का बोझ बढ़ जाना। हाँ, टैको मतलब ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। सरल शब्दों में, जब खून या प्लाज्मा इतनी तेजी से या इतनी ज्यादा मात्रा में चढ़ा दिया जाए
कि शरीर, खासकर दिल और फेफड़े, उसे झेल ना पाए। मतलब शरीर में फ्लूइड की बाढ़ आ गई, हाइपरवोलेमिया। ये किसी के भी साथ हो सकता है या कुछ लोग ज्यादा रिस्क पर होते हैं? देखिए, अगर ट्रांसफ्यूजन बहुत तेज हो तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन हाँ, टेक्स्ट बताता है कि कुछ मरीज ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग लोग। उनका सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा नाजुक होता है ना। और जिन लोगों को पहले से दिल की कोई बीमारी है या क्रॉनिक एनीमिया है, मतलब खून की कमी लंबे समय से है, उनमें भी टैको का खतरा ज्यादा होता है। क्या ये तब भी हो सकता है जब खून की जरूरत ही ना हो पर फिर भी चढ़ा दिया जाए? हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। अगर किसी मरीज को बिना जरूरत के कोई ब्लड कॉम्पोनेंट दिया जा रहा है जिसकी उसे असल में नीड नहीं है, तो भी ये हो सकता है। जरूरत से ज्यादा कोई भी फ्लूइड ओवरलोड कर सकता है। इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे? ये बैक्टीरियल वाले से अलग कैसे हैं? TSCO के लक्षण मेनली दिल और फेफड़ों पर प्रेशर से जुड़े होते हैं। मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी आ सकती है जिसमें शायद झाग वाला बलगम हो। अच्छा। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ बीपी बढ़ सकता है, जबकि बैक्टीरियल वाले में गिर रहा था। गर्दन की नसें फूली हुई दिख सकती हैं, तेज सिर दर्द भी हो सकता है। और अगर हालत बिगड़े तो हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडीमा, मतलब फेफड़ों में पानी भरना भी हो सकता है। तो यहाँ लक्षण बिल्कुल अलग हैं। उधर बुखार और शॉक, इधर सांस की तकलीफ और हार्ट पर प्रेशर। इसको मैनेज कैसे करते हैं फिर? यहाँ भी पहला काम तो ट्रांसफ्यूजन रोकना या स्पीड एकदम धीमी कर देना है। मरीज को सीधा बैठाते हैं ताकि सांस आराम से ले सके, ऑक्सीजन देते हैं और सबसे जरूरी, शरीर से फालतू फ्लूइड निकालना। इसके लिए डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स मतलब पेशाब लाने वाली दवाएं? हाँ, बिल्कुल, जिनसे पेशाब ज्यादा बनता है और एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। और अगर फेफड़ों में पानी भरी गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, तब? अगर स्थिति बहुत गंभीर हो गई है तो कभी-कभी फ्लेबोटमी करनी पड़ती है। फ्लेबॉटमी मतलब खून निकालना ट्रांसफ्यूजन के दौरान? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर ये जान बचाने के लिए जरूरी हो सकता है। शरीर से थोड़ा खून निकाल लेते हैं ताकि सर्कुलेशन पर जो बोझ पड़ा है वो फौरन कम हो जाए। बाप रे, ये दोनों ही हालतें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और TSCO, दिखाती हैं कि ट्रांसफ्यूजन पर नजर रखना कितना जरूरी है। अच्छा, अब तीसरा टाइप, फिजिकल या केमिकल कारणों से हिमोलिसिस। हिमोलिसिस मतलब रेड ब्लड सेल्स का टूटना, पर यहाँ इम्यून सिस्टम का रोल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ लाल कोशिकाएं किसी एंटीबॉडी के हमले से नहीं टूट रहीं, बल्कि बाहरी फिजिकल या केमिकल कारणों से। ये कारण खून के स्टोरेज या उसे देने के तरीके से जुड़े हो सकते हैं। फिजिकल कारण क्या हो सकते हैं? क्या तापमान मतलब टेम्परेचर का कोई रोल है? या उसे फ्रीज कर दिया और फिर गलत तरीके से पिघलाया, ओह, तो लाल कोशिकाएं डैमेज हो सकती हैं, हाँ। टूट सकती हैं। खासकर अगर बिना क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट के फ्रीज किया हो। वो एजेंट कोशिकाओं को जमने के नुकसान से बचाता है। क्या किसी तरह का मैकेनिकल दबाव मतलब प्रेशर से भी कोशिकाएं टूट सकती हैं? हाँ, टेक्स्ट में इसका भी जिक्र है। मैकेनिकल स्ट्रेस भी एक कारण है, जैसे खून को बहुत पतली सुई से तेजी से पुश किया जाए या कुछ खास मेडिकल मशीनों जैसे हार्ट लंग मशीन से गुजरने पर भी सेल्स टूट सकती हैं। और केमिकल कारण, मुझे याद है टेक्स्ट में गलत IV फ्लूइड मिलाने की बात थी। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक कॉमन मिस्टेक हो सकती है। अगर रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs को सीधे हाइपोटोनिक घोल जैसे 5% डेक्सट्रोज पानी में उसके साथ मिला दिया तो पानी सेल्स के अंदर घुस जाएगा और वो फट जाएंगी। अच्छा, और वैसे ही अगर हाइपरटोनिक घोल जैसे 50% डेक्सट्रोज उसके साथ मिला दिया तो वो सेल से पानी खींच लेगा, वो सिकुड़कर खराब हो जाएंगी। इसीलिए RBCs को हमेशा सही घोल जैसे नॉर्मल सलाइन 0.9% NaCl उसी के साथ देना चाहिए। एंटीकोएगुलेंट का भी कोई रोल हो सकता है इसमें, जो बैग में होता है? हाँ, ब्लड बैग में एंटीकोएगुलेंट होता है खून को जमने से रोकने के लिए। अगर उसका लेवल ठीक न हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो भी कभी-कभार हेमोलिसिस जैसी रिएक्शन हो सकती है, पर ये कम होता है। इस तरह के नॉन इम्यून हेमोलिसिस के लक्षण क्या वैसे ही होते हैं जैसे इम्यून वाले के? मतलब बुखार, ठंड लगना? कुछ लक्षण मिल सकते हैं जैसे बुखार या ठंड लगना, लेकिन जो क्लासिक इम्यून हिमोलिटिक रिएक्शन के तेज लक्षण होते हैं ना, जैसे पीठ में दर्द, शॉक, शायद उसकी तुलना में हल्का हो। मेन संकेत अक्सर ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशाब का रंग लाल या गहरा होना, हीमोग्लोबिन यूरिया होता है और ब्लड टेस्ट में फ्री हीमोग्लोबिन बढ़ावा मिलता है। और इसका मैनेजमेंट, इलाज कैसे होता है? मैनेजमेंट का मेन मकसद किडनी को बचाना होता है,
क्योंकि टूटी हुई सेल्स का जो मलबा है वो किडनी को ब्लॉक कर सकता है। तो इसके लिए मरीज को खूब सारे आईवी फ्लूइड्स देते हैं ताकि किडनी फ्लश होती रहे और मलबा बाहर निकल जाए। डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं। तो हमने 3 मुख्य नॉन इम्यून तत्काल प्रतिक्रियाएं समझी: बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर्कुलेटरी ओवरलोड, टैको और फिजिकोकेमिकल हीमोलिसिस। अब संक्षेप में, ये इम्यून वाली प्रतिक्रियाओं से, जैसे गलत खून चढ़ने वाला हीमोलिटिक रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन, उनसे बुनियादी तौर पर अलग कैसे हैं? देखिए, मेन फर्क है कारण का। इम्यून रिएक्शंस शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम के बाहरी एंटीजन जो चढ़ाए गए खून में है उसके खिलाफ लड़ने से होती हैं। ये एक तरह की बायोलॉजिकल लड़ाई है। जबकि आज हमने जिन नॉन इम्यून रिएक्शंस की बात की वो बाहरी फैक्टर्स का नतीजा है। खून में बैक्टीरिया घुस गया, या शरीर पर फ्लूइड का बोझ ज्यादा पड़ गया, या खून को संभालने में कोई फिजिकल या केमिकल चूक हो गई। इनमें इम्यून सिस्टम का सीधा टकराव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खून चढ़ाने की सेफ्टी सिर्फ लैब में ब्लड ग्रुप मैच करने तक ही नहीं है, बल्कि खून लेने से लेकर उसे स्टोर करने और आखिर में मरीज तक पहुंचाने तक हर स्टेप पर बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है ना? ये नॉन इम्यून रिएक्शंस इसी पूरी चेन की कमजोरियों को दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये पूरी चेन की सेफ्टी का मामला है। चलिए, तो अब इस चर्चा को समेटते हैं। आज हमने खून चढ़ाने से जुड़ी उन इमीडिएट रिएक्शंस पर बात की जो इम्यून सिस्टम से सीधे नहीं जुड़ी। हमने जाना कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन, सर्कुलेटरी ओवरलोड यानी TACO और फिजिकल या केमिकल कारणों से होने वाला हेमोलिसिस, ये सब कितने गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन रिएक्शंस को जल्दी पहचानना और सही तरीके से मैनेज करना जान बचा सकता है। इसके लिए खून का सही स्टोरेज, उसे देने की प्रक्रिया में पूरी सावधानी और मरीज पर लगातार नज़र रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये वो पहलू हैं जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता जितना ब्लड ग्रुप मैचिंग पर। सही कहा। और ये जानकारी हम सबके लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी कॉमन प्रक्रिया के जोखिमों की एक ज़्यादा पूरी तस्वीर देती है। कोई मेडिकल फील्ड में हो या कभी किसी अपने के लिए ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े, ये जानना कि खतरे सिर्फ इम्यून मिसमैच तक ही नहीं है, हमें ज़्यादा जागरूक बनाता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम जानते हैं कि ब्लड बैंक्स और अस्पताल सेफ्टी के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, पर क्या इन खास नॉन इम्यून रिएक्शंस को, जैसे बैक्टीरियल कंटैमिनेशन के हल्के संकेतों को या TACO के शुरुआती लक्षणों को पकड़ने और रोकने के लिए हमारे मौजूदा तरीके काफ़ी हैं? क्या इन छिपे हुए जोखिमों की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग में और सुधार की गुंजाइश है ताकि हम इन्हें और बेहतर रोक सकें? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। इस पर लगातार सोचने और काम करने की ज़रूरत है। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया।